हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि स्पेक्ट्रम की सीरीज स्टार्ट की है मैंने और ये सेकंड वीडियो है। और आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट वाले वीडियो में हमने मॉडरेट फेज पूरा कंप्लीट किया था और हमने ये जाना था कि कैसे आईएनसी फॉर्मेशन तक बात पहुंची थी, क्या क्या मेजर रीजंस थे। हमने लिटन की पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस किया था। हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के सोर्स को भी डिस्कस किया था। चैप्टर 8 का जो सोर्स था हमने डिस्कस किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, मतलब एक तरह से ऊपर ऊपर से देखा था हमने। सही बताऊं तो आपको मैंने आपको बताया था, आर्म्स एक्ट के बारे में बताया था, ये सब चीजें हमने की थी। लेकिन अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा पूरा फोकस कहां रहेगा, हम पूरा रिकैप करेंगे। एक जो भी हमारे फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीजें उसको रिकैप करेंगे। साथ ही साथ जितने भी लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसी थी इंडिया के लिए उसको हम गो थ्रू करेंगे। साथ में जो इल्बर्ट बिल था उसको देखेंगे और फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी डिटेल में देखेंगे, बिकॉज इसके ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेट पीसीएस हो या फिर एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या फिर लेट्स से यूपीएससी सीएससी का पेपर हो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही गया है। एंड वन मोर थिंग, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब चीजें अरेंज करने के लिए आती है तो आपको कम से कम दो गवर्नर जनरल, यहाँ पे दो वाइसरॉय यहाँ पे ऐसे ही कवर हो जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे लिटन और सेकंड है रिपन। उसके बारे में काफी कुछ आपको आइडिया ऐसे ही मिल जाता है। सो चलिए, आज का हमारा टारगेट ये है, अब मूव करते हैं विथ पीवाईक्यू। चलिए, तो अब ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है एनसी का पहला सेशन 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ए होम उसके फाउंडर हैं, डब्ल्यूसी बनर्जी उसके पहले चेयरमैन थे। सेकंड हमने जो चीज आपको बता चुका हूं मैं लिख के भी देता हूं। देखो क्या है ना, रिकैप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिकैप नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखिए, 1886 का सेशन हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने हेड किया था। आपको बताया था 1893 का लाहौर का सेशन उन्होंने हेड किया था और 1906 का सेशन उन्होंने हेड किया था। ये लाहौर में था, ये कलकत्ता में था और ये वाला 1906 का वापस कलकत्ता में था। दादा भाई नौरोजी 3 बार ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी उन्होंने दी थी। उसके बाद अपने क्या बोलते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन, जस्ट वेट, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था लंदन के अंदर दादा भाई नौरोजी जी ने। पर्पस वो था कि ब्रिटिशर्स को अवेयर कराना, मतलब ब्रिटिश के सिटीजन्स को अवेयर कराना कि जो ब्रिटिश फोर्सेस है, ब्रिटिश जो यहाँ पे पार्लियामेंट, चलो एक्चुअली जो यहाँ पे ब्रिटिश हैं वो इंडियंस के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो ये भी उनका पर्पस था यहाँ पे। और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आईएनसी की एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई थी जिसके जो चेयरपर्सन थे विलियम वेडरबर्न थे और जिसके जो सेक्रेटरी थे वो थे विलियम डिग्बी थे। आपको बताया था विलियम वेडरबर्न वो वैसे पर्सन है जिनको मौका मिला था, जिनको मौका क्या मतलब बनाया गया था बेसिकली, हमारे आईएनसी का चेयरमैन भी बनाया गया था उनको। ये भी आपको बता रखा था 1899 का बॉम्बे का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईएनसी बना तो उसके लिए कुछ थ्योरी दी गई थी। सेफ्टी वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? लाला लाजपत राय। उन्होंने बोला था कि आईएनसी वाज अ सेफ्टी वेल्व टू लेट ऑफ द नेशनलिस्ट टीम पीसफुली। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर कैसे हो जाए, कुकर आपने देखा है ना, कुकर में जब प्रेशर ऐसे भरता है तो अगर रिलीज ना हो तो फट जाएगा वो। सीटी जो होती है ना, क्या करती है, उसको रिलीज करा देती है। अगर रिलीज ना हो तो फट जाएगा वो। तो आईएनसी का जो ग्रुप बना था, पर्पस वही था कि लोगों के अंदर जो इतना रोष पैदा हो रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको आईएनसी थोड़ा रिलीज कर दे धीरे धीरे। ऐसा ना हो कि अगर रिलीज ना करेंगे तो जब फटेगा ना वो, तो 1857 जैसा कार्यक्रम वापस होगा। तो ब्रिटिशर्स उससे डर रहे थे। इसलिए आईएनसी के फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। एओ ह्यूम हु वाज हिमसेल्फ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, उसने इनिशिएट लिया और उस टाइम के जो गवर्नमेंट थी उसका भी पूरा सपोर्ट था। दैट्स व्हाई आईएनसी वाज फॉर्म्ड। ओके, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कौन बोलता है? आरपी दत्त कहते हैं। बिपिन चंद्र पाल क्या कहते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। ये तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, इट्स अ पीवाईक्यू। चलिए अब यहां पे मॉडरेट फेज के लीडर्स के नाम, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जिनको 1887 का जो सेशन था उन्होंने हेड किया था मद्रास के अंदर। आपको हम बता दो, आपको कादम्बिनी गांगुली जिन्होंने फर्स्ट महिला थी, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मिली थी उनको। और उसके बाद उन्होंने मतलब जब 1890 का सेशन था उसको उन्होंने एड्रेस भी किया था। 1890 का सेशन किसने हेड किया था? फिरोज शाह मेहता ने हेड किया था। फिरोज शाह मेहता। तो आपको कायदे से बताऊं, मैं 1885 से लेके 1890 तक के सेशंस के हेड बता चुका हूं आपको। ऐसे भी ये भी चीज दिमाग में रखिए। 1885 पहला सेशन डब्ल्यूसी बनर्जी, 1886 दादा भाई नौरोजी, 1887 बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और 1890 फिरोज शाह मेहता, 1888 पहला इंग्लिश, कौन सा? जॉर्ज यूल, कहां पे? कलकत्ता में। 1889 विलियम वेडरबर्न, कहां पे? अपना देखो बॉम्बे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बाकी तो ये सारे लीडर्स हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको बताया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने क्या फॉर्म किया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या फॉर्म किया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि आईएनसी से पहले बनी थी, जो कि आईएनसी बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आनंद सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की दोनों मर्ज हो जाती है। किसके साथ मर्ज हो जाती है? आईएनसी के साथ, इन सेकंड सेशन जो कलकत्ता में हुआ था, वहीं पे मर्ज हो जाती है। क्या है स्टार्टिंग की मेथोडोलॉजी? क्या थी इनकी? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ठीक है, ब्रिटेन में कैंपेन करना, मतलब वहां के लोगों को पता ना, देखो ब्रिटिशर्स कैसे अत्याचार कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंडली रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ ही साथ मास एजिटेशन को सपोर्ट नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने प्रेयर और पिटिशन वाले मेथड को सपोर्ट किया। ठीक है, प्रेयर, पिटिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ये सारे मेथड्स को हमारे मॉडरेट्स ने प्रमोट किया, rather than going for the direct challenging the institution और direct challenging the British government और going for the mass agitation। ये सारे मेथड हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर के रहेंगे जब हम स्वदेशी मूवमेंट पर रुख करेंगे, जब हम अपने इसकी कर्जन की जब रिएक्शनरी पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्वदेशी मूवमेंट पे मूव करेंगे, तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे वहां पे आएंगे। ठीक है, देखो मैं कोशिश हमेशा करूंगा कि आपको चीजों को कनेक्ट कराऊं, ऐसा ना कि कभी कुछ ऐसा हो जाए, मतलब आपको एड़ा टेढ़ा नहीं लेके जाऊंगा, सीधी बात है, आपको कनेक्ट कराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जितनी भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, अभी इसमें पूरी डिटेल बता दूंगा आपको मैं। अगले में अब जब मॉडरेट्स के मेथड वर्क नहीं करेंगे तो फिर उस दौरान और क्या क्या चीजें चल रही होंगी, पैरेलली कुछ तो और चल रहा होगा ना, वो सब डिस्कस करेंगे। तो फिर डिस्कस करेंगे कर्जन का क्या रोल आएगा, कर्जन उस टाइम पे आ चुका है इंडिया में, कर्जन का क्या रोल रहेगा। फिर बंगाल पैटिशन की बात करेंगे, तो उस तरह आपको हर चीज में कनेक्शन आपको डेवलप करके चलूंगा। फिर मुस्लिम लीग कराऊंगा आपको मैं, मुस्लिम लीग पैरेलली फॉर्म हुई थी उसके बाद। ओके, फिर शिमला डेलीगेशन क्या था, फिर सूरत स्प्लिट की बात करेंगे। तो ऐसे ही हमारा कनेक्शन बिल्ड होता रहेगा, तो आपको मजा आएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं फील करेंगे कि कहां हम पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ऐसे तो नहीं जा रहे, कहीं भी किसी ऑब्लिक एंगल में तो नहीं चल रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? डेफिनेटली इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक तो थे ही। इन्होंने भाई बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडियंस को खोखला कर रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं, इंडिया को पॉवर्टी रिडन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया को ग्रो नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, इंडस्ट्री पे तो फोकस ही नहीं था उनका यहाँ पे। या इंडिया को तो उन्होंने कच्चा माल का मार्केट बना रखा था, इंडिया से कच्चा माल लेके जाते थे, वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे आ रखा है, वहां पे अच्छा खासा प्रोडक्ट बनेगा, इंडिया में आकर डंप कर दो। इंडिया के जो लोकल प्रोडक्ट है उनकी तो भाव ही गिर गई थी, मतलब उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, सब मशीन से बने हुए सस्ते माल को यूज कर रहे थे, ये हालत हो रखी थी। तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात है कि जैसे 1892 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आपको 3 चीजें बताई थी मैंने बोला था 1892 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया था उसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो संख्या थी वो बढ़ गई थी। इनको बजट डिस्कस करने का वो मिल गया था, राइट मिल गया था। दे कैन आस्क द क्वेश्चन बट दे कांट आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब क्या होता है? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया, अब इसके बाद आप कुछ और पूछ सकते हो। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं था, मतलब एक बार जो मैंने उत्तर दे दिया आप चुपचाप से रहो, जो आपको मिल गया, यस में मिला, नो में मिला, जैसे भी मिला आपको, यू शुड कीप क्वाइट। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इनकी क्या डिमांड थी? इनका डिमांड था कि इंडियनाइजेशन हो, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव आप यहाँ पे नौकर हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव नौकर कहने का मतलब है कि आपके आईएएस आईपीएस जो भी आपके यहाँ पे हैं उसके अंदर इंडियन हो। एग्जाम आपका जो लंदन में हो रहा है इंडिया में भी एग्जाम हो उसका, ठीक है। तो ये चाहते थे कि आर्मी के ऊपर जो इतना पैसा जो खर्चा कर रहे हो, जो दुनिया भर की इधर उधर वॉर कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका ये राय था, यहाँ पे इनका ये बोलना था कि जो जितने भी आपने जो ब्रिटिशर्स को हायर कर रखा है, अगर इंडियन को हायर करोगे तो इंडियन को पैसा दोगे, वो पैसा यहीं पे यूज करेगा। आप ब्रिटिशर्स को पैसा दे रहे हो, वो पैसा आपने इंग्लैंड भेज दे रहे हैं, यहां से पैसा वापस चला जा रहा है, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है ना इस तरह से। यही सब कंसेप्ट उन्होंने दिया था, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब तो बात थी, वो चाहते थे सिविल लिबर्टीज मिलनी चाहिए, ये सब तो बातें एक आपको कुछ समझ में ही आ रही है कि ये तो इनकी डिमांड हमेशा से रही थी, ठीक है। चलिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हमेशा से की थी। अब बात यहां पे जरा हम करते हैं। अच्छा, बिफोर दैट I just want you to inform that I've started the class and अगर आप इंटरेस्टेड हैं you can contact me on the given number और बाकी आपकी मर्जी। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शनरी पॉलिसी लिटन की क्या थे, जिसने मजबूर कर दिया, मतलब मजबूर क्या किया, जिसने हमारे अंदर रोष पैदा कर दिया। से बताऊं तो रोष पैदा कर दिया। रोष कैसा होता है, मतलब बोलते ना कि पहले तो मास जो थी, मतलब लोकल पब्लिक तो परेशान थी, अब एलाइड क्लास भी परेशान होने लगा। तो लिटन की पॉलिसी थे, एलाइड क्लास काफी परेशान हो गया। और आपको पता ही है एलाइड क्लास जब परेशान होगा तभी तो कुछ करेगा,
नॉर्मल पब्लिक तो अपने लेवल पे मास एजिटेशन कर सकती है, मास एजिटेशन को सपोर्ट मिल नहीं रहा था। एलाइट क्लास कैसे परेशान हुआ देखते हैं। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार भाई साहब ने लाया। दिल्ली दरबार मतलब इसके अंदर एम्प्रेस की उपाधि दी गई थी क्वीन विक्टोरिया की। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पहला दिल्ली दरबार था। वैसे बता दो 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, पहला लिटन के टाइम पे, दूसरा कर्जन के टाइम पे, तीसरा हार्डिंगे के टाइम पे। पहला है 1877 का, दूसरा है 1903 में और तीसरा है 1911 में। ठीक है, 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। चलिए अब यहां पे क्यों दिल्ली दरबार को क्रिटिसाइज किया जाता है? भाई उस टाइम पे फेमाइन आ रखा था इंडिया में, फेमाइन की सिचुएशन आ रखी थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस पर्टिकुलर रीजन में, मद्रास, इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे एरिया में फेमाइन आ रखी थी। और भाई उस टाइम पे लोगों के ऊपर पैसा खर्चा करने के, उनको फूड प्रोवाइड करने के बजाय तो यहां पे अपनी क्वीन को प्लीज कर रहा है, अपीज कर रहा है, तो क्या मतलब फिर उसका? सो दैट्स वाई दिस दिल्ली दरबार इज हाईली क्रिटिसाइज। और हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा, जो भी चिंदी एरिया के जो राजा हैं, अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, वो उनके सामने सर झुका रहे हैं, अपनी लॉयल्टी दे रहे हैं। दैट्स वाई क्या बोलते, जो बोलते ना प्रिंसली स्टेट जो थे, वही चाटुकारिता कर रहे थे उसमें। बोले यस मैडम, नो मैडम, यही तो करने गए थे वहां पे, बिकॉज पैरामाउंटेंसी तो उनकी थी, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी इज हाईली क्रिटिसाइज्ड। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है भाई? यार देखो, जो जनता है ना, लोकल जनता है जो गांव पे रहती है, वो मालूम में कौन सी लैंग्वेज पढ़ती है? ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ती है। वो कॉलिक्वल जो लैंग्वेज होती है ना, जो गांव में बोली जाती है, वो पढ़ती, अंग्रेजी नहीं पढ़ती। उनको अंग्रेजी से कोई लेन देन भी नहीं है यार, सही बताऊं तो। अंग्रेजी आज भी हमारे कंट्री में विदेशी की भाषा है, विदेशी भाषा है। ठीक है, लोगों ने इतना जो उसको बना रखा ना, इंग्लिश 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 इज नॉट द वन जिससे आप स्टैंडर्ड दिखा सको, नहीं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, तो उसमें उसने क्या किया कि जितने भी लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छप रहे थे, क्योंकि वो न्यूज़पेपर छपने के बाद क्या हो रहे थे, बेसिकली उसके अंदर एंटी ब्रिटिश पॉलिसीज जो भी आ रही थी, उसको क्रिटिसाइज किया जाता था हाई लेवल पे। लोगों को अवेयर किया जाता था कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं हमारी कंट्री में, कैसे हमको कंगाल कर रहे हैं, ये पॉलिसीज बताई जाती थी। तो लिटन को समझ में आ गई बात है। लिटन को तो दुनिया भर के एडवाइजर ना बैठे बताने के लिए, तो लिटन ने बोला कि जो भी हमारे अगेंस्ट ऐसी पॉलिसीज लाएगा, चुपचाप से भाई उसका हम क्या करेंगे, उसका प्रेस ही जब्त कर लेंगे। और उसमें डीएम को खतरनाक वाली पावर दे देगी, इसको डिटेल में बताऊंगा। और ठीक है, कॉन्फिस्केट द प्रिंटिंग प्रेस विदाउट जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत, और कौन करेगा? डीएम साहब करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, और उसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा, मतलब ये तो अभी देखो क्यों इंटेलिजेंसिया यहां पे परेशान हो गया, क्योंकि जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे, सबका न्यूज़पेपर पब्लिक प्रेस, मतलब सबका कोई ना कोई प्रेस था यहां पे। दैट्स वाई आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट स्पेशली यहां पे इंडियंस को बोलता था भाई कि आप यहां पे क्या बोलते हैं, आर्म्स नहीं रखोगे, गन विन नहीं रखोगे, कट्टा विट्टा जो भी नहीं रखोगे, विदाउट पोजेसिंग द लाइसेंस। लेकिन यूरोपियंस अलाउ थे, यूरोपियंस अलाउड थे। बताओ, ये आपको नहीं लगता एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर इंडियंस चिढ़ मचेगी इंडियंस को? यूरोपियंस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉ। अब यहां पे एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी तो है ही अपने आप में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेसिली डिस्क्रिमिनेटेड। आर्म्स एक्ट। अगला है रिडक्शन इन द मैक्सिमम एज ऑफ लिमिट आईसीएस, 21 साल से 19 साल। अरे आज के टाइम पे 30 साल है भैया, उस टाइम 21 से 19 करो, जिसके अंदर पता नहीं अलग अलग लैंग्वेजेस भी एग्जाम में आती थी। एग्जाम होता था लंदन में। तो कहीं ना कहीं तो आप चाहते, ये तो बिल्कुल, ये तो यही तरीका है ना कि आप नहीं चाहते हो कि इंडियंस आपके हायर पोजीशंस पे आए, आप नहीं देखना चाहते हो उन्हें। दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी यू हैव अडॉप्टेड। Okay, so this seen as attempt to restrict the Indian entry into the higher bureaucracy. Although उनको समझ में आ गया था कि भाई इंडियंस इतने काबिल हैं कि इतने सारे डिफिकल्ट, एक तो लंदन आपने कर रखा है। आज के टाइम पे लंदन कितनी की औकात नहीं जाने की, ठीक है, तो उस टाइम की लंदन तो बात ही छोड़ दो। तो एग्जाम वहां हो रहा है, फिर भी इंडियंस जाके एग्जाम क्लियर करके आ रहे भैया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, सत्येंद्रनाथ टैगोर हो गए, क्लियर कर रहे हैं। तो यहां पे तो अगेन एक वो होता है ना, इंटेलिजेंसिया अगेन यहां पे नाखुश हो गया। उसके बाद फेमाइन आपकी कंट्री में आ रखा है, वही बोला फेमाइन का टाइम चल रहा है, और आप कहां पे पैसा डाल रहे हो? आप यहां पे पैसे, लोग मर ही रहे हैं, और आप यहां पे कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो? यहां पे लेजिस फेयर पॉलिसी, मतलब मार्केट की पॉलिसी। यहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए चुपचाप से। कभी भी जब हमारी कंट्री में फेमाइन, भूखमरी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो लेजिस फेयर की पॉलिसी नहीं वर्क करती, वहां पे सोशलिज्म वाली पॉलिसी वर्क करती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। और हमारे यहाँ पे तो मिक्स, इसलिए बोलते हैं ना हमारी कंट्री मिक्स इकोनॉमी पे वर्क करती है। ठीक है, तो उसने फेमाइन को निगलेक्ट किया, आपने देखा ही, दिल्ली दरबार का रड़ा नालायक।
ठीक है, उस टाइम पे मालूम है, उस टाइम पे सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में इन्वॉल्व हो रखा था वो। फोर्सेस उसने अफगान बॉर्डर पे भेज रखी थी, भाई चलो हमें एंग्लो अफगान वॉर कर रहा है, पूरा रिसोर्सेज सब कुछ वहां पे ट्रांसफर किए जा रहे थे। तो इंडिया को तो तूने निगलेक्ट कर दिया ना, जस्ट फॉर द सेक कि भाई हमें रशिया से बचना है, यूएसएसआर से बचना है, पटी पड़ी थी उनकी यूएसएसआर से। तो अफगानिस्तान को एज क्या बोलते हैं, फ्रंटियर स्टेट बना के बफर स्टेट बनाना चाहते थे वो लोग, फिर भी कुछ मिला नहीं उन्हें। तो दीज पॉलिसीज हॉन्ट द इंडियंस, उनको लगा क्या है भाई, ये क्या चल रहा है। तो 6 पॉलिसी आप दिमाग में रखेंगे, दीज 6 पॉलिसीज। इसलिए लिटन हमारे लिए महानालायक है, महानालायक है, जितनी गालियां दो उतना कम है उसके लिए, ठीक है। तो दिमाग में रखेंगे। फिर लिटन के बाद इसका एक भाई आता है, भाई मतलब उसको ऐसे ही याद करिए। इसके बाद इसका जो भाई आता है वो रिपन, उसको बोलते थोड़ा इंडिया के लिए ठीक था। कैसे ठीक था? अरे देखो ठीक तो कोई नहीं था यार, मेरे हिसाब से ठीक कोई नहीं था, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि आखिरकार जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है अपने फेवर के लिए आ रहा है, इंडिया के फेवर के लिए कोई नहीं आ रहा। बस थोड़ा ठीक ठाक उसको बोलते हैं ना पीआर, जैसे आज के टाइम में पीआर बोला जाता है, उस टाइम पे कैसे उसको प्रदर्शित किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जब रिपन भाई साहब आएंगे, देखो अच्छा वरना अच्छा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो 69 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, Which of the following statement about the vernacular precept is correct? ये देखो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आता रहता है क्वेश्चन, इसको ये बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन देता रहूंगा मैं, चिंता मत करिए। लिटन ने लाया था वर्नाकुलर प्रेसेप्ट, अभी तो पढ़ा ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैगिंग एक्ट, मतलब गला घोटने वाला एक्ट। यस, इट वाज रिपील्ड बाय रिपन। हाँ भाई ये भी सही, तीनों सही है यहाँ पे, 1 2 3 इज करेक्ट ऑप्शन, तीनों सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये बहुत सारे पीसेस में आर्म्स एक्ट किसने पास किया? अरे भाई दुनिया भर का क्वेश्चन है, मालूम है क्या ये? वेरियस स्टेट पीसेस मतलब दुनिया भर के पीसेस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार। कब आया था? 78 में आया था। किसके टाइम पे आया था? लिटन के टाइम पे आया था। याद करा दूंगा यार, चिंता मत करिए। ये देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन 1877 which of the following viceroy organized a दरबार to acknowledge Queen Victoria as Empress of India? कौन है बताइए? लिटन। रिपन तो इसके बाद आएगा, मिंटो तो बहुत बाद आएगा। फिर डफरिन कब? आईएनसी के फॉर्मेशन के टाइम पे डफरिन था। इसी ने बोला था कि इट इज अ ग्रुप ऑफ द स्टडी क्या बोलते हैं, ट्रेटर्स, और दोज हु आर द इट रिप्रेजेंट द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, इसने बोला था। डिस्ट्रॉयल बाबूज, ये सब टर्म्स यूज किए गए थे फॉर द आईएनसी, ये सब डफरिन के डफरिन वाले टर्म्स ही हैं वैसे। चलिए रिडक्शन ऑन द आइस, ये देखो वेरियस स्टेट अंडर हुज टेन्योर, बताओ 19 साल किसने किया? लिटन ने किया, महापापी लिटन ने किया सब, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। अब जरा आ जाओ यहाँ पे सेकंड ओवल ऑफ गमकार के ऊपर। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड तो हटाओ बे, क्या ही बोलना है इसको। लिटन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल। इट स्टार्टेड टू डिमिनिश द रशियन, वही तो बोला रशियन इन्फ्लुएंस को, बिल्कुल वही पर्पस था, रशियन से फटी पड़ी थी इनकी। द ट्रीटी ऑफ गैंडमेक वाज साइन, अरे ट्रीटी ऑफ गैंडमेक, हाँ बिल्कुल सही बात है मुझे, हाँ करेक्ट, ट्रीटी ऑफ गैंडमेक साइन हुआ था, करेक्ट, ठीक है। ओके चलिए वर्नाकुलर प्रेसेप्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लिटन, बिल्कुल। द आर्म्स एक्ट मेड इट मैंडेटरी, आई थिंक यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2003 या 4 का क्वेश्चन है। आर्म्स एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर द इंडियंस टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर आर्म्स व्हाइल यूरोपियंस वर एग्जेम्प्टेड, बिल्कुल सही बात है। मतलब इंडियंस को लाइसेंस चाहिए, यूरोपियंस कैसे भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चलिए अब जरा इल्बर्ट बिल को देखते हैं, और इससे चलो इल्बर्ट बिल से पहले मैं आपको वर्नाकुलर प्रेसेप्ट थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं मैं, फिर इल्बर्ट बिल पे आता हूं मैं, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन, सबके ऊपर क्वेश्चन रखे आपके लिए, चिंता मत करिए। जस्ट वेट, अरे भाई आ जा। हाँ वर्नाकुलर प्रेसेप्ट, ठीक है। देखो पर्पस वही था कि इंडियंस की जो फ्रीडम थी लैंग्वेज के ऊपर, इंडियन लैंग्वेज बेसिकली, उसको रोकना है, और क्या। और ये रोकना है कि जो इंडियंस के अंदर बेसिकली जो रोष पैदा हो रहा है, वो चाहता था कि ना हो, उन तक बात ही ना पहुंचे, कर्व करना है वॉइस को। तो बेसिकली इंडियंस की जो वॉइस है उसको कर्व करना है यहां पे, ठीक है। क्या था? एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को रोकना है, सप्रेस करना है, जो कि इंडियंस के अंदर ग्रो हो रहा है। क्या था? स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेस को टारगेट किया गया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दुनिया भर की पावर दी गई। क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या मांग सकता था भैया? अगर मतलब पब्लिशर जब ओपन करेगा तो उससे बोला भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, तो तुम पहले मतलब कुछ तो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, और पहली बात कुछ तो भी फालतू लिखोगे तो तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जब्त हो जाएगा, कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। कुछ भी तुमने सेडिशियस और ऑब्जेक्शनल लिखा, पहली बात तुम्हारा क्या हो जाएगा? सीधा तुम्हारा कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा प्रेस को, और सिक्योरिटी डिपॉजिट तो भूल जाओ तुम। डी किसको पावर है? डीएम को पावर है, क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अब कोर्ट में जाके अपील करोगे क्या? कोई अपील, कोई दलील नहीं, इसलिए इसको गैगिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ओपिनियन रोक दिया। अब उस टाइम पे फेमाइन आ रखी है, फेमाइन के ऊपर यार जब ऐसी चीज, आज के टाइम पे तुम्हें यार जितना सोशल मीडिया है, आज के टाइम पे तो अगर लिटन होता तो मार देते उसको तो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि मतलब क्या हालत रही होगी उस टाइम पे। मतलब कुछ तुम लिख ही नहीं सकते, इतना मिसमैनेजमेंट कर रहा था वो, इतना मिस गवर्नेंस था उसका, लेकिन फिर भी बोल रहा है कुछ लिखो मत मेरे अगेंस्ट। यही बात है ना, फेमाइन की पॉलिसी उसकी बेकार है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो दबा के कर रहा हो, दिल्ली दरबार कर रहा है नालायक, लेकिन बोल रहा है नहीं नहीं मेरे अगेंस्ट कोई लिखेगा नहीं। तो एक तरह से पब्लिक ओपिनियन को गला दे घोटा जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ गैगिंग एक्ट। ठीक है, और वो अगेन रिव्यू किया जाएगा, आपके कंटेंट को रिव्यू किया जाएगा बेसिकली। तो डीएम को दुनिया भर की पावर है यहाँ पे। डीएम क्या करेगा आपको? डीएम भाई आपके, अगर आपने फालतू ऑब्जेक्शनल सेडिशियस कुछ भी लिखा, सीधा जब्त कर लेगा, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, और पब्लिकेशन से पहले भी उसको क्या किया जाएगा, डीएम साहब उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक चीज सबसे बहुत बार पूछा हुआ, ये 2 एग्जाम्पल है। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। बोला ठीक है, हम रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इकलौते, मतलब पहले जो थे, इकलौते नहीं पहले जो थे जिनको इसके लिए जेल हुई थी। ठीक है, उन्होंने भाई जज के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया था, तो उसके लिए उनको जेल हो गई थी। ठीक है, कलकत्ता का जज था। तो ये 2 चीज दिमाग में रखेंगे। ठीक है, रिपन के आते ही उसको भाई रिपील कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज हम एग्जाम में आता है कि रिपन ने इसको, अगला रिपन ही था तो उसने क्या किया, इसको रिपील कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे रिपन के टाइम पे एक और चीज हुई थी, घटना हुई थी, जिसको हम बोलते हैं, अच्छा कुछ क्वेश्चन और हैं क्या? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे जरा। क्वेश्चन हर एक चीज के लिए रखे हैं मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? कितनी बार मतलब आ रखा है भैया ये तो, किधर गया? लिटन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाइज कोई मतलब नहीं है। अब देखो, द इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1868, हिस्टोरिकल इवेंट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट of 1878 was introduced by the viceroy Lytton against the council of his own law members। देखते हैं, तो कुछ सोच के देखो, क्या इंडियंस ने फेल्ड, मतलब इंडियंस क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे यार? इंडियंस हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था इसके अगेंस्ट। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है, पहला वाला वैसे ही गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वाइसरॉय अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ कोर्स ही बात है, ऑफ कोर्स ही बात है, उसके मेंबर्स के अगेंस्ट गया जाके, मतलब किया था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर हियर। ओके, which sought to control the press in the Viceroy Lytton introduced the act despite opposition from his own law members। Okay, तो दिस ये थोड़ा लॉजिकल भी था वैसे। ठीक है, सेकंड वाला अगर नहीं भी आता तो लॉजिकल था, फर्स्ट वाला तो वैसे ही गलत था। ठीक है, चलिए। The separation of Indian language newspaper under the Vernacular Press Act of 1878 was caused by the criticism of, देखो, लेविश लाइफस्टाइल ऑफ इंग्लिश ऑफिसर कोई मतलब नहीं है। इल ट्रीटमेंट गिवन टू इंडिगो वर्कर्स का कोई मतलब ही नहीं। मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, तो आप खुद समझ सकते हो, इनह्यूमन अप्रोच, क्योंकि यही टाइम है वो, ये बहुत क्लोज है आंसर इसका, सी वाला। इनह्यूमन अप्रोच ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल टुवर्ड द विक्टिम ऑफ द फेमाइन, उस टाइम फेमाइन आ रखा था, सबसे बड़ी बात है फेमाइन आ रखी थी, दिल्ली दरबार हो, तो ये सब चीजें अगर मेंशन होती है तो डेफिनेटली, बिकॉज ये सब ही तो मतलब इसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना इंडियंस अपने लोकल न्यूज़पेपर में, और वही वो नहीं चाहता है। So that's why C is the correct answer here। Okay, अभी पैसे हो तो ऑलरेडी हमने कर लिया, C वाला तो हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां पे जरा देखिए, अभी एक चीज और बच गई है, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल को देखते हैं और फिर जरा खत्म करेंगे इसको। चलिए, क्योंकि देखिए इल्बर्ट बिल बहुत बार क्वेश्चन आ गया है इल्बर्ट बिल के ऊपर। इल्बर्ट बिल वैसे आप जानते भी हैं, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं कि इल्बर्ट बिल आप नहीं जानते, लेकिन चलिए कर लेते हैं उसको। किधर गया भैया, आजा। देखो, इल्बर्ट बिल बेसिकली क्या था कि हमारे इंडियन जजेस को ये पावर दी गई थी कि दे कैन ऑल्सो ट्राई द यूरोपियंस। अगर कोई वो कांड करते हैं तो इंडियन जजेस कैन ट्राई। तो यहाँ पे यूरोपियंस को क्या लगा कि वाई इंडियंस कैन ट्राई अस, इंडियंस कैसे हमारा ट्रायल प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंडियंस नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियंस हमारे गुलाम हैं, इंडियंस ब्लैक हैं, हमसे इंफीरियर हैं। यूरोपियंस की मेंटेलिटी हमेशा से थी। उन्होंने एजुकेशन साइड कर दो, उन्होंने क्या बोला, इंफीरियर है हमसे, ये सिविलाइज्ड नहीं है। तो यूरोपियंस ने यहां पे प्रोटेस्ट किया, और इतना अच्छा खासा बिल जो कर्टनी इल्बर्ट ने लाया था, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे, लॉ मेंबर थे रिपन के, उसको वापस लेना पड़ा, उसके अंदर अमेंडमेंट करने पड़े, जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आया।
जो कि इंडियंस के जो हमारे इंटेलिजेंसिया थे, जो हमारे हायर लेवल के जो भाई यहाँ पे बाबूज थे, उनको पसंद नहीं आया चीज भाई, क्योंकि उनसे एक राइट जो एक पावर छीनी जा रही ना। सो यहां पे पर्पस ये था, ऑल्दो बहुत अच्छे पर्पस के लिए लाया गया था वो, क्योंकि सबको इक्वल पावर होनी चाहिए, जजेस को तो सबको इक्वल पावर होनी चाहिए यहां पे। लेकिन यहां पे यूरोपियंस ने खुद इसको वो किया, क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट किया, ठीक है। सो इसलिए इसको वापस ले लेके देखिए बैकग्राउंड क्या है इसका। अंटिल देन इंडियन जजेस कुड नॉट ट्राई यूरोपियन, तो अंटिल क्या किधर क्या could not try Europeans, which was a racist legal practice. The British community in India opposed the idea of being judged by Indians, claiming it would degrade the dignity of the Britishers. देख रहे हो, सिर्फ कलर के बेसिस पे, पता नहीं कौन सा रेस है इनका, ठीक है। किसने अपोज किया? ब्रिटिशर्स ने अपोज किया, प्लांटर्स ने, मतलब बहुत हायर क्लास के लोगों ने भाई बोले हम नहीं, हमको कैसे। अगेन इंडियंस से तो सपोर्ट करेंगे भाई बिल्स, अगेन मॉडिफाई किया गया इसको। ड्यू टू द प्रेशर द ओरिजिनल बिल वाज वाटर डाउन, मतलब उसके अंदर थोड़ा कुछ इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया, मतलब इन्वॉल्वमेंट बेसिकली उसके अंदर ब्रिटिशर्स भी आके बैठेंगे। इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस ओनली इफ द जूरी एटलीस्ट 50% यूरोपियन। अब बताओ, मतलब 50% वहां पे 50% यूरोपियन जूरी रहेगा तभी जाके वो ट्राई किया जा सकता है, अदरवाइज अगेन क्या हो गया, इसका ओरिजिनल इंटेंट तो खत्म हो गया। सो दैट्स वाई ये कंट्रोवर्सी थी। और अगेन इसने हमें देखने को मिलता है कि दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी, क्योंकि अगेन उनको लगा भाई कि अब हमें भाई इस चीजों को वॉइस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम हमेशा नीचे दबते रहेंगे, ठीक है। तो दो चीजें दिमाग में रखिए, कटनी एल्बर्ट ने लाया था, रिपन के टाइम पे आया था, ओके। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इंपोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू कैरी आर्म्स, ये तो आर्म्स एक्ट है ना। इंपोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर, ये तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इंपोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, बिल्कुल ये था यहाँ पे, सी था। सीडीएस में क्या पूछा था? इट इंपोज टू ग्रांट limited criminal jurisdiction to native official. It proposed to grant complete civil and criminal jurisdiction to the native official. Native मतलब Indians की बात हो रही है। The proposed bill generated opposition from England, European subject in India. In spite of opposition to the bill, it was passed without any notification. ये तो फोर्थ वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, फोर्थ वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। तो देखिए फोर्थ वाला गलत है। अब ऑप्शन के साथ जाऊंगा तो भी बता सकता हूं आपको मैं, फोर्थ वाला जहां जहां भी कट कर दो उसको, ठीक है। अब 1 और 3 ऐसे ही सही है, 2 देखते हैं। इट ग्रांटेड कंप्लीट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल, ऐसा नहीं था पूरी तरह से भाई क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन उनको नहीं था, लिमिटेड था बेसिकली, ओके। तो यहां पे सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो 1 और 2 अपने आप में एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे भी देखना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि भाई ये तो मुझे 1 भी सही लग रहा है 2 भी सही लग रहा है, कैसे सही लग रहा है तुमको खुद ऐसे आंख खोल के नहीं समझ में आ रहा कि 1 और 2 में से देखो 3 वाला तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस प्रपोज एज ऑपोजिशन मिला था यूरोपियन की तरफ से, इंडिया मतलब यूरोपियन ने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ऑपोजिशन किया था। लेकिन 1 और 2 एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहे आपको? कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे दैट्स 1 इज अप्रोप्रिएट आंसर, 2 वाला तो गलती हो चुका है, ठीक है। एल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे आया था, बात खत्म। अभी देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिस्टोरिकल इवेंट इज करेक्टली मैच। सेकेंड एंगल अफगान वॉर, एल्बर्ट बिल तो देखो इस टाइम पे नहीं हुआ था, 1881 में हुआ था। फॉक्स इंडिया बिल ये तो हमें से इंडियन कजन, ठीक है, चलिए सही है सब चीजें। सो दिस इज द थिंग। यहाँ पे इस पूरे वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, पूरा रिकेप किया। इसके बाद हमने जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी हमने कर्जन की, सॉरी अपने लेटर की वो देखी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को थोड़ा डिटेल में देखा, डीएम के पास क्या क्या पावर थी। फिर हमने देखा कि एल्बर्ट बिल में क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या क्वेश्चन आ रखे थे उसके। तो पीवाईक्यू हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे जिससे हमको आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, और ये सीरीज अब चलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।